So I don't know if you guys remember, मगर एक टाइम था जब भुवन बाम was the biggest creator on YouTube India. Man, those were some good times. मगर धीरे धीरे YouTube का कैंसर ऊपर आने लगा और भुवन पीछे छूट गया. And this was the sad story of comedy scene on YouTube. So I was wondering कि भुवन इतना पीछे क्यों छूट गया. And don't worry, हाँ ये clickbait नहीं है. This is the point जो वीडियो के लिए बहुत important है. So stick around, हाँ. So it was around 2015-16 जब भुवन बाम became the biggest creator on YouTube India. So भुवन के पूरे YouTube करियर में दो फेज आए थे. पहला फेज था edgy non-veg comedy. It was around 2015 to 2018 and second phase was family friendly comedy. It was around 2018 to present. So in my opinion, this transition was the most important factor जिसकी वजह से भुवन was dethroned by अमित भड़ाना. सो इस ग्राफ में वो सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो मैं अभी समझा रहा हूँ. सो इस डाउनफॉल को ज़रा हम डिस्कस करते हैं क्योंकि इस वीडियो के लिए ये डाउनफॉल को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो भुवन ने ये डाउनफॉल खुद के लिए खुद ही किया. He voluntarily reformed his content because he recognized and understood the responsibility as a big content creator and the impact that he has on the society because of his content. And this is a really respectable thing to do. Just imagine when you are at the top of the game और तुम खुद ही अपनी ग्रोथ की खुद ही मार लो कि हाँ चलो ठीक है मेरे को अब ग्रो नहीं होना, मुझे अपना कंटेंट अब चेंज करना है. And this was the really big thing to do. सो इस पूरे इंसिडेंट से जितने भी ऊपर कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्हें सीखना और समझना चाहिए कि द कंटेंट दैट यू आर मेकिंग हैज़ अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी. खासकर बड़े कंटेंट क्रिएटर्स जो भी हैं उन्हें ये बात समझनी चाहिए. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ क्रिएटर वाला पॉइंट याद रखना क्योंकि आगे वीडियो में जाके ये पॉइंट बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है. सो अब इस पॉइंट को कैरी मिनाटी के साथ एसोसिएट करके देखो. वो जो भी जोक्स पहले मारता था वही सेम जोक्स वो अब भी मारता है एज अ बिग कंटेंट क्रिएटर. वो चाहे जितना बोल ले कि मैं मैच्योर हो गया हूँ, मेरा कंटेंट चेंज हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता. वो चाहे जितना ट्विटर पे रैंट कर ले कि आई कैन नॉट स्टे 16 फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ, कोई फर्क नहीं पड़ता अजय. जब तक वर्ड्स को एक्शंस में कन्वर्ट नहीं करोगे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ श्योर यू हैव ट्राइड सम न्यू एंड डिफरेंट थिंग्स ऑन योर चैनल बट आखिर में घूम के तुम्हें आना वही है. और अगर इररिस्पॉन्सिबल कंटेंट की बात करें तो इस वीडियो को कैसे भूल सकते हैं. सो इस वीडियो में मैंने दो आर्ग्यूमेंट्स हर जगह देखे थे. दो आर्ग्यूमेंट्स. पहला आर्ग्यूमेंट था कि भाई कैरी बस मजाक कर रहा है यार, he was not serious about the video. ये थी पहली एक आर्ग्यूमेंट. और दूसरी आर्ग्यूमेंट थी कि सब लोग YouTube के ऊपर चढ़ गए कि भाई YouTube की हैरेसमेंट पॉलिसीज ही चूतियां हैं, बेकार है. उसको सब लोग फॉल्ट देने लगे कि YouTube की हैरेसमेंट पॉलिसीज में कुछ गड़बड़ है. तो चलो इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को देखते हैं जरा. इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स के लिए मेरे पास एक जवाब है. If your content have a broader influence towards the society, then the content creator have to be extra responsible and selective towards the words and ideas that he is presenting forward and how his audience is going to react after watching the video. So for example, assume कर लो कल को मैं एक viral video निकाल दूँ और उसमें मैं एक joke निकालूँ एकदम कैरी मिनाटी के aggressive tone में कि डोनाल्ड ट्रम्प की हत्या कर दो जाके विथ नो सरकाज़म एट ऑल. बस एज अ स्टेटमेंट बोल दूं मैं जैसे कैरी मिनाटी अपने वीडियोस में बोलता है एग्रेसिवली. और अगर कल को ट्रम्प को हजारों डेथ थ्रेट्स आने लगे और असैसिनेशन अटेम्प्ट्स आने लगे तो सारा ब्लेम उन सब इंसिडेंट का मेरे ऊपर ही तो आएगा. सेम लॉजिक यूट्यूब यूज करता है अपनी हैरेसमेंट पॉलिसीज में. उस टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वाली वीडियो का इतना डीप इम्पैक्ट आया था इंडियन टीनेजर्स पे कि वो टिकटॉकर्स के डीएम्स में जाके उन लोग को हैरेस कर रहे हैं, उन लोग के प्रति एकदम ट्रांसफोबिक हो जा रहे हैं, होमोफोबिक हो जा रहे हैं. तो इन सब चीजों का इल्जाम सारे बड़े क्रिएटर्स के ऊपर ही तो जाएगा ना जो इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए हैं हेटफुल. एंड इट इज सेफ टू से दैट अजय को अभी तक ये सब चीजें समझ नहीं आई हैं और मे बी ही इज जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी एन इडियट. क्योंकि अगर वो सीधे आके कह दे कि हाँ भाई मेरी गलती थी एंड आई विल ट्राई टू बी रिस्पॉन्सिबल इन द फ्यूचर, अगर वो ऐसा आके कह देता तो उसे दूसरी वायरल वीडियो बनाने का बहाना कहाँ से मिलता. सो आई गेस अजय इज ट्राइंग टू एक्ट अ फूल इन दिस सिचुएशन जस्ट टू गेट व्हाट, फेम,
लाइक कम ऑन, कैरी मिनाटी इतने पीछे था यार, कुछ 9 या 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे आई गेस उसके इंसिडेंट से पहले। अब भी देखो, ही इज द बिगेस्ट क्रिएटर ऑफ यूट्यूब इंडिया। सो कैरी मिनाटी मेक्स रोस्ट वीडियोस। तो जरा ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज अ रोस्ट वीडियो, क्योंकि इस पूरे कंट्रोवर्सी में, इस पूरे वर्ड की कहीं ना कहीं जो वर्ड रोस्ट है, इसकी कहीं ना कहीं मीनिंग खो गई थी। लोगों को इंडिया में रोस्ट का मतलब ही नहीं पता, अगर मैं फ्रैंक हो जाऊं तो जरा मीनिंग देख लेते हैं गूगल पे कि व्हाट इज अ रोस्ट वीडियो। सो अकॉर्डिंग टू गूगल, अ रोस्ट वीडियो इज अ फॉर्म ऑफ ह्यूमर in which a guest of honor is subjected to jokes at their expense, intended to amuse the event's wider audience. और YouTube पे the perfect examples of roast video are the Jacksepticeye roast, the PewDiePie roast, या तो अभी जो recent में जो डैंग रिशु ने रोस्ट निकाला था, the तन्मय भट्ट रोस्ट। That was the perfect prototype of a roast video on YouTube. ऐसे ही होने चाहिए हर एक रोस्ट वीडियो अकॉर्डिंग टू मी। उस वीडियो में रिशु के पास तन्मय की परमिशन थी एंड तन्मय इवन पार्टिसिपेटेड इन दैट रोस्ट वीडियो हिमसेल्फ। सो देयर आर टू थिंग्स दैट आर नीडेड टू मेक अ रोस्ट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड द परमिशन ऑफ दैट इंडिविजुअल जिसे तुम रोस्ट करने वाले हो, एंड सेकेंड पॉइंट इज योर ऑडियंस नीड टू अंडरस्टैंड कि जो तुम अभी रोस्ट में बोलने वाले हो दे आर जस्ट जोक्स। मे बी पुट अ डिस्क्लेमर, शुरुआत में हो सकता है तुम खुद बोल सकते हो कि डोंट हेट दीज पीपल, दीज आर जस्ट जोक्स। अब आ जाते हैं कैरी मिनाटी के रोस्ट वीडियो पे। पहली बात तो कैरी मिनाटी के पास आमिर की परमिशन थी नहीं उसे रोस्ट करने की, और दूसरी बात उसकी गवार ऑडियंस समझ भी नहीं पाई दैट इट वाज जस्ट अ जोक। वेल, समझ भी कैसे पाती, ना तो कोई डिस्क्लेमर था, ना तो इसने शुरुआत में एंड में कुछ बोला कि दीज वर जस्ट जोक्स। डिस्क्लेमर तक नहीं था इस वीडियो पे। हाँ, एक जगह डिस्क्लेमर पूरा बराबर से लिखा था, यहाँ पे, कैरी भाई ये डिस्क्लेमर नहीं है, दिस इज अ जोक। चलो अच्छा है, पूरे 10 मिनट के वीडियो में तो एक भी जोक मिला नहीं, डिस्क्रिप्शन में ही सही मिल गया। और कभी ये नोटिस किया है कि कैरी भाई जब भी एक रोस्ट वीडियो बनाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ही पंचेस डाउन। भाई तुम किसी भी रेपुटेबल कॉमेडियन से पूछ लो, चाहे इंडिया में चाहे बाहर, कि पंच अप करना चाहिए या पंच डाउन, वो एक लाइन में सीधा जवाब तुम्हें दे देगा कि तुम्हें हर बार पंच अप करना चाहिए। मगर ये स्ट्रैटेजी सही है कैरी भाई की, छोटे लोगों पे रोस्ट करो जिनके पास ऑडियंस ही नहीं है उन्हें बचाने के लिए, तो ना कैरी भाई को हेट मिलेगा, बस कैरी भाई की ऑडियंस जाके इन लोग को हैरेस करेगी। ये सही स्ट्रैटेजी है यार। और एक और चीज ये नोटिस की है कि कैरी भाई की रोस्ट वीडियो में ज्यादातर रोस्ट नहीं एक थ्रेट लगते हैं। अब भाई कैरी भाई खुद ही थ्रेट दे रहे हैं तो उनकी ऑडियंस उन्हें देख के क्या ही करेगी। तो वीडियो एंड होने से पहले मैं सोच रहा था कि कैरी भाई को कुछ सजेशंस दे दूं, और ये सजेशंस एज इन जितने भी यूट्यूबर लोग देख रहे हैं उन सब के ऊपर अप्लाई होता है। पहला है कि अगर तुम कोई भी ऐसा कंटेंट बना रहे हो इन विच यू आर जस्ट जोकिंग, पहला तो डिस्क्लेमर दो। तुम्हें हर या मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो ट्रिगरिंग हो सकती हैं उन सब में तुम्हें डिस्क्लेमर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे वीडियो बनाता हूँ जो एक्सपोज टाइप वीडियोस होते हैं, उसमें मैं हर वीडियो में डिस्क्लेमर डालता हूँ। सेकंड है एक्सपेरिमेंट करो। भाई ये यूट्यूब है, यहाँ पर तुम्हारे पास क्रिएटिव लिबर्टी है। ऐसा क्यों हो जाता है कि एक क्रिएटर अपनी ऑडियंस का स्लेव बन के रह जाता है? और अगर तुम अपनी ऑडियंस का स्लेव हो, दैट ओनली मीन्स दैट यू डोंट रिस्पेक्ट योर ऑडियंस। और थर्ड है ट्राई टू टेक क्रिटिसिज्म एंड रोस्ट वीडियोस लाइटली। भाई तुम खुद रोस्टर होके दूसरे लोगों के रोस्ट पे ऑफेंड हो रहे हो। भाई हाउ द फक डज दैट मेक एनी सेंस? लाइक फॉर एग्जांपल, एक रोस्टर है या एक कॉमेडियन है, वो दूसरे आदमी के ऊपर जोक मारता है और दूसरा आदमी इन रिटर्न तेरे ऊपर जोक कर देता है उसी लेवल का। तो भाई दोनों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई ना कि हाँ मैंने इससे कुछ बोला, इसने मुझे बोला, तो हो गया एक तरीके से हिसाब बराबर। और भाई मैं तेरी पुरानी वीडियोस देख रहा था तो मुझे एक लाइन मिली थी जो तूने 3 साल पहले बोला था, मगर आज वो लाइन तेरे ऊपर इतनी अच्छे से अप्लाई होती है। से फिर ये स्ट्राइक हटाने को कहा लेकिन वो माने नहीं, कुछ बात जमी नहीं। ऐसे समझ लो देयर वर सम ईगो क्लैशेस। भाई ये लाइन कितनी ज्यादा आयरनी आज के दिनों में बना रही है, सोचो। So if you like this video, so like and subscribe and watch my other videos because ऐसे videos में पहले बहुत डाला हूँ and जितने भी नए लोग आए हैं welcome, I hope you are enjoying। और जितने भी लोग मेरी पिछली लाइव स्ट्रीम ज्वाइन किए थे I want to thank you all। I guess 30 concurrent viewers थे I guess, yeah। तो
थैंक यू फॉर एवरीवन, आई अप्रिशिएट यू, बाय। भाप दे हर बारी क्योंकि मेरी मैनेजारी बातें रहती बहुत सारी चाहते रहते नोट बारे चटे बेटे बोट काली मौत आ रही लगे जैसे लाल बत्ती वाली गाड़ी मारी महामारी जैसे वैक्सिंग मैन लेके सके टमाटम्स मेरे पास छोटे उतरे ले गए चैन मैं पंच मैन देख मेरे सरकमस्टेंस में सही समय जैसे जीता कॉमिक स्टैंड रियल नहीं फेक तू सच्ची बातें फेक तू बस की नहीं तेरे बाप को भेज तू।